हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, हम देख रहे थे, और राणा प्रताप के बारे में मैंने आपका जो पार्ट फर्स्ट था वो आपको मैंने दे दिया था। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड की। उस समय मैंने आपको बता दी थी कि भाई साहब वो मैगजीन का दुर्ग, जिसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं, जिसे अजमेर का दुर्ग कहते हैं, वहां पर अकबर के द्वारा योजना बनाई जाती है और मिर्जा राजा मानसिंह को सेनापति बनाकर और सहायक सेनापति के रूप में आसफ खां को उसके साथ भेजा जाता है मेवाड़ी धरती के ऊपर। मेवाड़ी धरती के ऊपर आता है, मांडलगढ़ में अपनी सेना को 21 दिनों का पहाड़ी प्रशिक्षण देता है। उसके बाद अंतिम रूप से पड़ाव अपना जो डालता है वो मोलेला गांव में डालता है। उधर राणा प्रताप को भी ये पता पड़ जाता है कि युद्ध होने वाला है। वो भी अपनी योजना बनाते हुए लौसिंगगढ़ में अपना पड़ाव डालते हैं और अंत में रूप से उन्हें पता था कि मुगल सेना ने पहाड़ी प्रशिक्षण ले लिया है। इस कारण से वो ज्यादा थक चुकी होगी, और जब थक चुकी होगी तो उसे मैदानों में हराना बड़ा आसान रहेगा। इस कारण से खमनौर और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य एक छोटी सी जगह पड़ती है जिसका नाम है हल्दी घाटी, और उस हल्दी घाटी के मैदान में आकर दोनों की दोनों सेनाएं जम जाती हैं। एक तरफ मुगल सेना है, दूसरी तरफ राजपूती सेना है। आमने सामने हो जाती हैं। समय आता है सुबह 8 बजे का, और सुबह 8 बजे दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि इस युद्ध को हम खमनौर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, राजसमंद का युद्ध, हाथियों का युद्ध, बादशाही बाग का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध आदि नामों से जानते हैं। मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी इसे कहते हैं। तो अब एक बार गौर से देखिएगा पूरा डायग्राम बेस, जिस तरीके से वहां पर सेना खड़ी हुई थी वैसी की वैसी ही सेना में आपको यहाँ खड़ा बताने वाला हूं। देखना बोर्ड पर बड़े आसानी से, तो देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। उड़ान के पिछले वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स पर आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उस टॉपिक का नाम आता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसे हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में 2 तिथि मैंने आपको बताई थी। एक तिथि आती है 18 जून और दूसरी तिथि आती है 21 जून। 18 जून और 21 जून 1576 का समय है, और ये भी 1576। ये कहने वाला व्यक्ति आता है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि 21 जून है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। देखिएगा, बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने सामने देखा है कि एक शख्स आपके सामने बता रहा हूं। ये शख्स मैंने आपको यहां खड़ा कर दिया, और इस शख्स का नाम आता है MRM, मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह एक हाथी पर खड़ा हुआ है। इस हाथी का नाम है मर्दाना। इसके पीछे वही मुगल सेना खड़ी हुई है। इसके पीछे कौन है? मुगल सेना। और यहां पर एक और शख्स खड़ा हुआ है। इस शख्स की बात करेंगे तो इस शख्स को नाम से जानते हैं आप, आसफ खां। आसफ खां के साथ ही एक और इतिहासकार जो इस युद्ध में भाग लेता है, उस इतिहासकार का नाम आता है बदायूनी। तो ये तो मुगल सेना की स्थिति है। वर्सेज में देखते हैं, इधर इस व्यक्ति का नाम आता है, इस व्यक्ति का नाम है हकीम खां सूर। और इस हकीम खां के पीछे 10-10 हजार सैनिकों की 4 टुकड़ियां हैं। 10-10 हजार सैनिकों की 4 टुकड़ियां हैं। और बीच में एक शख्स खड़ा हुआ है। इस शख्स को आप कहते हैं MP। MP का मतलब है महाराणा प्रताप। किस घोड़े के ऊपर है? चेतक के ऊपर। इनके साथ जो यहाँ पर और व्यक्ति हैं, जैसे राम सिंह तंवर जो ग्वालियर का शासक है, अखेराज सोनगरा, राम रख पवार
और भी देखते हैं तो कृष्णदास जैसे व्यक्ति महाराणा प्रताप की सहायता देने के लिए इस क्षेत्र में, इस भाग में खड़े हुए हैं। महाराणा प्रताप के बाद वही 10-10 हजार सैनिकों की 4 टुकड़ियां पुनः खड़ी हुई है। कितने सैनिकों की? 10-10 हजार सैनिकों की 4 टुकड़ियां पुनः खड़ी हुई हैं। और यहां पर एक शख्स खड़ा हुआ है। इस शख्स के बारे में आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। इसे कहते हैं पूंजा जी। और पूंजा जी एक भील जाति से संबंध रखते हैं। किस जाति से? भील जाति से। ये स्थिति हल्दी घाटी के मैदान में आती है। और हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ इस क्षेत्र में जो खड़ा हुआ है वो हकीम खां सूर है। देखिए, सेना के आगे वाले भाग को हरावल कहा जाता है। सेना के आगे वाले भाग को हरावल, सेना के आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है? हरावल। तो हरावल भाग का इधर कौन सी सेना है? ये मुगल सेना है। कौन सी सेना है? मुगल सेना। और इधर कौन सी सेना है? राजपूती सेना है। तो आपसे पूछा जाए कि राजपूती सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूर। आपसे पूछा जाए कि मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिर्जा राजा मानसिंह। आगे देखिएगा, इस चीज की बात करते हैं जो मध्य का भाग होता है। इस मध्य के भाग को इतिहास में कहा जाता है ढोलान। ढोलान क्या कहा जाता है? ढोलान। तो ढोलान वाले क्षेत्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाम आएगा महाराणा प्रताप। एमपी के नाम से कौन आएगा? महाराणा प्रताप। अंत वाले भाग को कहा जाता है चंदावल। क्या कहा जाता है? सेना का जो अंतिम भाग होता है इसे कहा जाता है चंदावल। तो राजपूती सेना के चंदावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? पूंजा जी। कौन कर रहे थे? पूंजा जी। इधर आगे चलते हैं तो इस वाले भाग को, यानी यहाँ पर भी सेना का जो अंतिम भाग आता है इसे क्या कहते हैं? चंदावल। तो चंदावल भाग में कौन है? आसफ खां और बदायूनी। ये कंडीशन है हल्दी घाटी के मैदान की। एक तरफ राजपूती सेना है, एक तरफ मुगल सेना, एक तरफ राजपूती सेना। बड़ी विचित्र बात देखिए, मुगलों की सेना का नेतृत्व एक राजपूत कर रहा है। यानी मुस्लिम सेना का नेतृत्व एक राजपूत कर रहा है, मिर्जा राजा मानसिंह। और उसी की विपरीत कंडीशन, राजपूती सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम कर रहा है, हकीम खां सूर। बड़ी विचित्र घटना है। आगे अब इस युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से सेना खड़ी हुई है। अब युद्ध कैसे होगा उस चीज को ध्यान से देखिएगा। पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं 2 सेकंड का समय आपको देता हूं। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, पहला युद्ध सुबह 8 बजे प्रारंभ होता है। कितने बजे? 8 बजे प्रारंभ होता है। सुबह मॉर्निंग 8 बजे पहला वार किया गया राजपूती सेना के द्वारा। पहला वार किसने किया? राजपूती सेना ने। और इतना तगड़ा वार किया कि मुगल सेना पीछे भाग खड़ी हुई। मुगल सेना पीछे भाग खड़ी हुई और भागते भागते चली गई। और उसके बाद में एक पहर पूरा हुआ और एक पहर में पहली विजय राजपूतों की होती है। उसके बाद जब दूसरा पहर युद्ध स्टार्ट होता है, दूसरे पहर में दोबारा युद्ध शुरू होता है, तो दूसरे पहर में हाथियों का युद्ध हुआ। और हाथियों की बात करेंगे तो इधर से जो वे हाथी लड़ा उस हाथी का नाम है गजराज। एक और बात कर सकते हैं गजयुक्ता। तो गजराज और गजयुक्ता हाथी यहां पर लड़ते हैं। और इधर से जो हाथी लड़ा उसका नाम आता है रामप्रसाद। और रामप्रसाद, और एक और लिख सकते हो आप लूणा। हाथियों की चिंगार से पूरी युद्ध भूमि दहल उठी। हाथी लड़ रहे हैं। इस रामप्रसाद को मुगल सेना के द्वारा पकड़ लिया जाता है और आगे जाकर अकबर के समक्ष ये प्रस्तुत होता है और इसका नाम अकबर पीर प्रसाद रखता है।
क्या रखता है, पीर प्रसाद। तो दूसरा पहर भी खत्म हो चुका था। दूसरे पहर में युद्ध हुआ हाथियों का, जिस कारण से हम इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। और ये हाथियों का युद्ध बनास के निकट कांटेदार मैदान में हुआ था, इस कारण से हम इसे रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। आगे की बात है, इन सब गतिविधियों को तीसरा पहर स्टार्ट हो चुका है। युद्ध निर्णायक स्थिति की कंडीशन में अब इन सब स्थितियों को राणा प्रताप बड़े गौर से देख रहे थे। राणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाई और चेतक अपने स्वामी की एड़ को समझ गया। और चेतक ने जैसे ही अपने स्वामी की बात को समझा कि राणा कहना चाहते हैं कि चल बेटा चल, भूमि का कर्ज अदा करने का समय आ गया। चेतक सेना को चीरते हुए डायरेक्ट आ गया कहां पर, मिर्जा राजा मानसिंह के हाथी के सामने। इस दृश्य को देखकर एक तरफ तो मुगल सेना भी डर गई, दूसरी तरफ राजपूती सेना भी डर गई, क्योंकि लोगों के अंदर डर आ गया कि शायद अब महाराणा प्रताप रहेंगे या मिर्जा राजा मानसिंह रहेगा। कुछ ही समय में इस युद्ध का फैसला होने वाला है। कुछ ही समय में युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर होगा। राजपूती सेना यानी महाराणा प्रताप का घोड़ा किसके सामने खड़ा हुआ है, मिर्जा राजा मानसिंह के हाथी के सामने। जैसे ही राणा ने घोड़े को पुनः एड़ लगाई, घोड़ा समझ गया और इसने अपने पैर मर्दाना हाथी की सूंड पर जमा दिए। और मर्दाना हाथी की सूंड पर पैर जमाए, महाराणा ने बड़े ही प्रहार से अपने भाले से वार किया मिर्जा राजा मानसिंह के ऊपर। लेकिन मिर्जा राजा मानसिंह जो हाथी के ऊपर होदा बना होता है, उस होदे के नीचे छुप गया। और ये जो वार था, ये मिर्जा राजा मानसिंह के अंगरक्षक के जाके लगा और अंगरक्षक वहां पर मारा गया। और वहां पर चारों तरफ खून ही खून हो गया। जैसे ही चेतक ने अपने पैर नीचे किए तो एक हाथी की सूंड में एक खंजर लगा हुआ था। उस खंजर से चेतक का पीछे का पैर कट गया। लेकिन उस चेतक ने अपने स्वामी को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं घायल हो चुका हूं। ऐसी कंडीशन आ जाती है। एक तरफ तो राजपूती सेना को लगता है कि शायद महाराणा प्रताप हमारे बीच में नहीं रहे, वो घायल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मुगल सेना भी समझ जाती है कि मिर्जा राजा मानसिंह का भी राम नाम सत्य हो गया है, क्योंकि वो होदे में दिखाई नहीं दे रहा था। और राजपूती सेना को लगा कि राणा क्या हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। वो तो राजपूती सेना राणा को सुरक्षा देने के लिए जैसे ही राणा बाहर करके नीचे खड़े हो जाते हैं, तो राणा को सुरक्षा देने के लिए चारों तरफ से राजपूती सेना ने घेर लिया। किसे घेर लिया? राणा को घेर लिया, ताकि वो घायल हुए हैं। इतना घेर के रखी हुई है। थोड़ी सी देर बाद एक और घटना घटती है, विचित्र घटना घटती है। थोड़ी देर बाद मिर्जा राजा मानसिंह अपने होदे से बाहर आता है। भाई साहब, मुगल सेना को लगता है हमारा सेनापति जिंदा है, यानी हम युद्ध हारे नहीं हैं। और मुगल सेना ने ये देख लिया कि राणा हमारे इस हिस्से में, तो पूरी की पूरी मुगल सेना ने इस राणा की सेना को या इस राणा को घेर लिया। कंडीशन बड़ी विपरीत है। महाराणा बीच में फंसे हुए हैं। बीच में कौन है? एमपी है। एमपी का मतलब महाराणा प्रताप। ऊपर से राजपूती सेना, और राजपूती सेना को भी घेर रखा है किसने? मुगल सेना ने। अब कंडीशन ऐसी है, स्थिति ऐसी है कि महाराणा प्रताप को या तो अपने प्राण यहां पर गंवाने पड़े। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है झाला बीदा। क्या नाम है? झाला बीदा। बड़ी सादगी का रहने वाला, इसी को झाला मान के नाम से या झाला मन्ना के नाम से भी जानते हैं। झाला बीदा ने महाराणा से कहा, महाराणा आप मुझे अपना छत्र दे दीजिए, मेवाड़ का छत्र मेरे सर पर दे दीजिए, ताकि आप यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सके। क्योंकि पहले ऐसा होता था, क्योंकि शकल से तो किसी को कोई जानता ही नहीं था, छत्र से पहचान होती थी कि ये राणा है या कौन है। तो वैसा ही महाराणा ने कि अपना छत्र जो उतार कर अपना जो मुकुट था वो किसे दे दिया? झाला बीदा को दे दिया। और सारे राजपूत झाला बीदा को इस रास्ते से लेकर बाहर लेकर आना शुरू कर दिया।
झालाबीदा को इस रास्ते से लेकर आए। मुगल सेना को लगा कि महाराणा इस रास्ते से बाहर जा रहे हैं और इन्होंने भी इसको इधर से घेरना स्टार्ट कर दिया और ये महाराणा इस रास्ते से होकर इस भूमि से फरार हो गया। हल्दी घाटी के मैदान में से चंद ही क्षणों में यहाँ से फरार हो गया। महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल गए और इधर से झालाबीदा और झालाबीदा या झालामन्ना यहाँ से बाहर निकलते हैं। हजारों नंगी तलवारें इनके ऊपर टूट पड़ती हैं और ये यहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के मैदान में राणा का मुकुट या छत्र किसने धारण किया था, झालाबीदा या झालामन्ना में। राणा कहाँ जा चुके हैं? राणा युद्ध भूमि से बाहर जा चुके हैं। कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि सारी राजपूती सेना एक-एक कर पहाड़ों में चली गई और यहाँ पर कोई नहीं बचा। सिर्फ यहाँ पर कौन रह गए? मुगल सेना रह गई। अब मुगल सेना को भी यहाँ से जाना था। अब थोड़ी सी आगे की कंडीशन आप फिर देखिए मेरे साथ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महाराणा का मुकुट किसके द्वारा धारण किया गया था? झालाबीदा के द्वारा। अभी अभी देखा है आपने, चेतक घायल हो चुका है लेकिन उसने अपने स्वामी को एक क्षण भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं घायल हो चुका हूं। युद्ध किस मैदान में हो रहा था? हल्दी घाटी के मैदान में। किस मैदान में? हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हो रहा था और राणा हल्दी घाटी के मैदान से फरार होकर आगे बढ़ते हैं और एक नाला पड़ता है। इस नाले की बात करेंगे और ये नाला जो पड़ता है बलीचा गांव में पड़ता है। किस गांव में? बलीचा गांव। और बलीचा गांव पड़ता है राजसमंद में। कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। तो इस बलीचा गांव में चेतक इस नाले को पार करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। यानी चेतक की मृत्यु कहां पर हो जाती है? यहीं पर हो जाती है। यहीं पर चेतक की क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। यहीं पर एक और दृश्य, जब हल्दी घाटी के मैदान से राणा बाहर निकल रहे थे तो मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने उनको देख लिया था और वो उनके पीछे आते हैं और यहीं पर उनका भाई शक्ति सिंह जिनसे मुलाकात करता है, वो कहता है, वो उन सैनिकों को मार देता है और महाराणा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे महाराणा, इस सिसोदिया कुल के गौरव, तूने कभी अपने तिलक को नहीं डुबोया, तूने अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया। मैं कैसा व्यक्ति हूँ जो मैं मुगलों के साथ मिल गया। तूने सूखी रोटी खाई है, तूने जंगलों में अपना जीवन बिताया है, तू मखमल के बिस्तर पे ना सोकर एक जंगल में सोया है, यानी कांटों के बिस्तर पर सोया है, लेकिन तूने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। ऐसे राणा, मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। महाराणा ने छोटे भाई को गले से लगाया और माफ कर दिया। आगे चलिए कि बलीचा गांव में इसकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा आगे चलते हैं और महाराणा एक जगह पहुंचते हैं। इस जगह का नाम है कोल्यारी गांव। कौन सा गांव? कोल्यारी गांव में जाते हैं और कोल्यारी गांव में महाराणा ने अपना और अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया। अपना व घायल सैनिकों का क्या करवाया? इलाज करवाया। किस गांव में करवाया? ये कोल्यारी गांव पड़ता है उदयपुर में और यहाँ पर महाराणा ने अपना और अपने घायल सैनिकों का क्या करवाया? इलाज करवाया। महाराणा यहाँ से फिर आगे बढ़े और महाराणा फिर एक जगह पहुंचते हैं जिसे हम आवरगढ़ के नाम से जानते हैं। आवरगढ़, या इसे एक और जगह कह सकते हो आप, मायरा की गुफा। मायरा की गुफा। यहाँ पर महाराणा ने 15 दिन व्यतीत किए। कितने दिन? 15 दिन व्यतीत किए और यहाँ पर महाराणा रहते हैं कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। बात ध्यान रखने वाली बात है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा ने अपनी अस्थायी राजधानी, क्या राजधानी? अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? आवरगढ़ को बनाया, अस्थायी राजधानी। महाराणा आगे बढ़े और महाराणा आगे बढ़कर, आपको पता है, उन्हें एक दुर्ग में जाना है। उस दुर्ग का नाम आता है कुंभलगढ़। और महाराणा कहां पर पहुंच जाते हैं? कुंभलगढ़ में पहुंच जाते हैं। और कुंभलगढ़ पता है आपको, ये तो वैसे ही राजधानी थी। तो ये कौन सी राजधानी बनाई हल्दी घाटी के युद्ध के बाद? स्थायी राजधानी। अब यहां पर आपको पता है हल्दी घाटी के मैदान में कौन खड़े हुए थे?
मुगल सेना, अब मुगल सेना यहां से आती है और एक जगह पड़ती है गोगुंदा, और गोगुंदा में आकर गोगुंदा पर क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। कौन सी सेना, मुगल सेना। तो किस पर अधिकार कर लिया, गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। यहां पर मिर्जा राजा मानसिंह को पता पड़ा वीर शिरोमणि तो कहां पर आ चुके हैं, कुंभलगढ़ में। इस गोगुंदा से कई बार आक्रमण किए, किसे पकड़ने के लिए, राणा को पकड़ने के लिए कई बार आक्रमण किए कि हम राणा को पकड़ लें, लेकिन सारे के सारे आक्रमण कैसे रहते हैं, असफल रहते हैं। कैसे रहते हैं, असफल रहते हैं। कोई भी आक्रमण यहाँ पर सही नहीं रहा, सारे के सारे असफल रहे, राणा को नहीं पकड़ पाए। इसके बाद एक खबर मिलती है, और खबर किसके द्वारा आई, अजमेर से आई। और अजमेर में कौन बैठा था, अकबर। अकबर कहां पर था, अजमेर में। और अजमेर से खबर आती है, और मुगल जो सेना है वो कहां पर चली जाती है, अजमेर चली जाती है। कहां चली जाती है, गोगुंदा से अजमेर चली जाती है। अब जब अकबर के पास मानसिंह गया तो मिर्जा राजा मानसिंह से पूछा, क्यों रे भाई पकड़ लाया है क्या, तू तो कहता था कि मुझे सीधी तलवार लेके दे दो और मैं जो टेढ़ा व्यक्ति है उसे सीधा करके लेकर आऊंगा, पकड़ा है क्या तूने। अरे पकड़े, ये तो बात ही नहीं करी। मिर्जा राजा मानसिंह को तो मिलने से ही मना कर दिया। मिर्जा राजा मानसिंह को दरबार से निष्कासित कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे माफ भी कर दिया। बोला कि डोंट वरी, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन मिर्जा राजा मानसिंह वहां से चला गया। अब बताइए, ये युद्ध की कंडीशन है। आपसे यहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है हल्दी घाटी के मैदान में या हल्दी घाटी युद्ध के बाद में चेतक कहां पर मृत्यु हुई थी, चेतक कहां पर मृत्यु हुई थी, बलीचा गांव में। किस गांव में, बलीचा गांव में। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपने सैनिकों का इलाज कहां पर करवाया, कोल्यारी गांव में, राजसमंद, उदयपुर। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया, आवरगढ़ को। 15 दिनों तक लगभग समय यहाँ पर व्यतीत किया। आपसे पूछा जा सकता है हल्दी घाटी युद्ध के बाद में स्थायी राजधानी कुंभलगढ़ को, और ये राणा वापस चले जाते हैं। अब इनके बारे में कई सारे फैक्ट आते हैं, जिस फैक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डायग्राम बेस मैंने आपको समझाया, एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से उतार लीजिएगा डायग्राम को। डायग्राम बेस स्टडी होती है। आपसे पूछा जाता है कि भाई इस युद्ध के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपको मैंने बताया था अल-बदायूनी। अल-बदायूनी की एक पुस्तक आती है मुंतखाब उल ताबरीक, मुंतखाब उल ताबरीक या तवरीक, उसके अंतर्गत इसके द्वारा सचित्र वर्णन किया है। वो क्या, उसने अपनी दाढ़ी राजपूतों की खून से रंगी थी, और किसको दिखाने के लिए, अकबर को दिखाने के लिए, देखो कि हमने कितना राजपूतों का खून बहा है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि युद्ध में मुगलों की जीत हुई थी, बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर मुगलों की जीत होती तो राणा उनकी पकड़ में होता, नहीं हुई। क्या वास्तव में ये कहा जा सकता है कि राणा की जीत हुई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से राणा की जीत हुई है। इस युद्ध को कई नाम दिए जाते हैं, इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध भी कहा जाता है। अब इस युद्ध के बारे में जितने भी फैक्ट बने हुए हैं, जितनी भी चीजें बोर्ड पर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि इतना लंबा मैं वीडियो खींच नहीं सकता। तो धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ। नेक्स्ट ग्रुप में नेक्स्ट में मिलते हैं।